नमस्कार, प्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरे साथी वर्णिता वाजपेयी। आज डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे एक ऐसे होटल मैनेजर या कहें जो टोपाज होटल एंड रिजॉर्ट कंपनी नाम की कंपनी है, उसका डायरेक्टर खुद को बताता था। उसके कई होटल भी थे गुजरात में, खुद राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन उसका बिजनेस एक दिन बंद हो जाता है या कहें धीमा चलता है। तो सोचता है कि क्यों ना एक नया बिजनेस चालू किया जाए और लोगों से पैसे कमाया जाए। अब आइडिया कोई बुरा था नहीं, बिजनेसमैन अक्सर ऐसा ही काम करते हैं। लोगों से पैसा निकलवाना बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो लोग आपकी बिजनेस में पैसे लगाए, ये कैसे आप करेंगे। तो एक बिजनेसमैन ने और उसकी बीवी ने कुछ प्लानिंग की। प्लानिंग फुल प्रूफ थी। प्लानिंग ये था कि हम क्या करेंगे, जितने भी वर्कर्स होते हैं जो खास तौर पे एसी मैकेनिक, ड्राइवर, होटलों में काम करने वाले, बर्तन धोने वाले, सफाई कर्मी, हम इन सबको भारत से निकालकर विदेशों में भेजेंगे और कहेंगे कि तुम विदेशों में जा रहे हो, तुम्हारी वहाँ पे अच्छी पैकेजेस हैं, तो उसके बदले हमें तुम्हें 2 महीने की तो तुम्हारी वहाँ सैलरी होगी, वो हमें एडवांस में चाहिए। क्या पता तुम वहाँ जाने के बाद हमें पैसे दो या ना दो। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये बातें आपको लग रही होगी कि बहुत आम सी बातें हैं। ऐसा अक्सर होता भी है कि विदेश भेजने के नाम पर कई लोग पैसे मांगते भी हैं। अब ये होटल चला रहा था पहले, अब खुद को इसने अपना एक एजेंट बताना शुरू कर दिया। कहने ये लगा कि मैं आपको कनाडा, दुबई भेजूंगा, वहां पे 5 स्टार होटल है, वहां बड़े बड़े आलीशान जो घर है, उसमें आपको जाकर कुछ नहीं करना, बतौर एक वर्कर की तरह काम करना है। 15 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी सालाना, मिनिमम सैलरी। यहां तक कि उनका ये भी कहना था कि 15 लाख तो अब शुरुआत करेंगे आप, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब एक तो बिजनेस उनका मंदा चल रहा था, नए बिजनेस में उन्होंने अपने हाथ बैठाया, लेकिन सब कुछ इतना आसान था भी नहीं। प्लानिंग तो ठीक शुरू की उन्होंने, बाकायदा एक कंपनी भी सेटअप कर लिया गया। इन्होंने फिर कुछ लोगों को नौकरी भी दी, और नौकरी देने के पहले इन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, नौकरी तो आप बाद में कीजिएगा, पहले आप हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाइए। पार्टनर कुछ लोग बनते भी हैं। अब बाकायदा जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी एक रसीद भी दिखाई जाती है। हम आपकी स्क्रीन पर भी एक रसीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रसीद है, ये रसीद साफ तौर पर बता रही है कि जो पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कौन सी तारीख को हुई है, कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद जो डिकोडिंग क्राइम में आज हम बात करेंगे, ये बिजनेस के तौर पे एक कमीशन चार्ज किया करते थे। कमीशन कितना, तो उसका उस अमाउंट के बारे में बताएंगे। उस अमाउंट, मान लीजिए अगर आपकी 15 लाख रुपए की जॉब लग रही है, तो ये कहते थे कि देखिए भैया, हम आपसे ज़्यादा रुपए तो नहीं लेंगे, 33,700 रुपये आप हमें एज एन कमीशन दे दिया कीजिए। 5,060 रुपये बायोमेट्रिक, मतलब आप विदेश में जाएंगे, भारत से बाहर जा रहे हैं, तो विदेश में कैसे पता लगेगा कि आप सही इंसान है कि नहीं है, जिस इंसान को भारत से भेजा गया आप वही इंसान है या नहीं है, उसके लिए बायोमेट्रिक का जांच करना पड़ता है। बायोमेट्रिक से कहने का मतलब अंगूठे और आँख की जाँच होती है, जिसके लिए 5,060 रुपये लगेंगे। तो टोटल रकम हो जाती है 38,760 रुपये, जिसके बाद आप विदेश में जाकर 15 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। सपना बुरा था नहीं, सपना बिका भी, और सपना कुछ इस तरीके से बिका कि हर कोई पैसे देने को तैयार भी हो गए। फिर जब 38,760 रुपए की बात आ गई, तो लोगों ने कहा कि देखिए, उन्होंने एक लाइन और कही कि आप विदेश में जा रहे हैं, तो देखिए विदेश में जाने के बाद लोग बदल जाते हैं, इतने सारे पैसे आ जाते हैं, तो आप हमें ज़्यादा नहीं, आपकी जो कमाई होगी उसकी 2 महीने का इंस्टॉलमेंट हमें आप पहले दे दीजिए। 15 लाख रुपए सोचिए दिखाए जा रहे थे। तो ये लोगों से 20 लाख रुपए से लेकर 2-2 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में पहले ही करवा लेते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए आपने पैसे दे दिए हैं। पैसे वो 1 या 2 इंसान से नहीं लेते, ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, वो ऑफिस में 10-20 लोग मिलते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि कब क्या होगा। तो 10-20 लोगों के बीच में खड़े होकर ही कहते हैं कि देखिए विदेश जाना है, विदेश जाके आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, और कहा जाता कि एक काम कीजिए, आप पहले हमें पैसे ट्रांसफर कर दीजिए इस तारीख को, और सब एक साथ ही पैसे ट्रांसफर कीजिएगा। सब एक दूसरे का शक्ल देख रहे होते। सबको लगता कि देखिए, अगर हो सकता है फ्रॉड हो, तो मेरे साथ नहीं 10 लोग और हैं, 10 लोग और बोलेंगे। किसी को शक भी नहीं होता, और सब एक के बाद एक पैसे ट्रांसफर भी कर देते। उसके बाद क्या होता, हम आपको इस कहानी में या कहीं इस वीडियो में आगे जरूर बताएंगे। लेकिन जो पूरा नेक्सस है, कैसे एक मियाँ बीवी ने एक नेक्सस बनाया अपने डूबते हुए बिजनेस को उठाने का, और किस कदर एक के बाद एक ये कई लोगों को इसमें फंसाते चले गए, और कई लोग तो खास तौर पर कंगाल हो गए, और ये दोनों मियाँ बीवी रातों रात अमीर बनते चले गए। इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, आलीशान घर है, और यहाँ तक कि एक शहर में नहीं,
कई शहरों में इनका बिजनेस फल फूल रहा था। तो इसकी बीवी ने कोर्ट में जाकर कुछ चीज़ ये कही थी। उसने कहा था कि मैं जितने भी पैसे हैं मैं लौटाने को तैयार हूँ, लेकिन उसने कुछ शर्त रखी। शर्त क्या थी, इस वीडियो के आखिर में हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं जो पति है, पति का क्या नाम है वो भी बताएंगे, लेकिन पति का ये जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से लोगों को अपने झांसे में लेता था, पहले वो समझ लेते हैं। जिस शख्स की यहाँ पर बात हो रही है उसका नाम है कृतार्थ मेहुल पारगी। ये जो पूरी वारदात है, या जो यूँ कहें कि जो पूरी खबर है, ये दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर से ख़ास तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस शख्स की आप अभी तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम मेहुल पारगी है। ये पुलिस की हिरासत में है और साथ ही साथ इसकी बीवी को कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि आप जल्दी से जल्दी जिन लोगों का पैसा आपने लिया है, जिनके साथ आपने फ्रॉड किया है, उनको पैसा किसी भी तरीके से इंतज़ाम करिए और उन्हें लौटाइए। अब अगर इनके नेक्सस पर आएँ, इनके मॉड्यूल पर आएँ, किस तरीके से इन्होंने इस पूरी चीज़ की शुरुआत की, कैसे इनके दिमाग में ये उपजा कि हमें लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। तो दरअसल एक महिला है रचना नाम की, इंदौर की ही रहने वाली है, पेशे से बैंककर्मी है। वो 13 अप्रैल साल 2018 को मेहुल पारगी से मिली थी। अब दोनों की बातचीत हुई, दोनों में पहले क्योंकि वो बैंककर्मी थी तो पैसे को लेकर बातचीत हुई। फिर जो पारगी है उसने उस महिला के सामने एक बिज़नेस ऑफ़र रख दिया। उसने कहा, देखिए आप जानती हैं कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरे कुछ रेस्टोरेंट में हैं और रिजॉर्ट भी चल रहे हैं, आपको तो पता ही है ये सब चीज़ें। तो और दरअसल अब मैंने एक नया काम शुरू करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो यहाँ के यूथ हैं, जो यहाँ के युवा हैं हमारे देश के, और उनको ज़रूरत है नौकरी की, तो विदेशों में बहुत सी ऐसी नौकरियाँ हैं जहाँ वो जा सकते हैं, कर सकते हैं और उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, उनके टैलेंट की कद्र होगी। महिला से ये सारी बातें वो कहता है और कहता है कि मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ अपने लिए कि कोई मेरे जो बिज़नेस मॉड्यूल है उसमें इन्वेस्ट करे, तो आपको ये ऑप्शन कैसा लगता है। महिला भी सोचती है कि ठीक है, एक अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है और जो सामने वाला पारगी है वो प्रॉफिट भी गिना देता है, तो महिला इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाती है। अब पारगी बोलता है कि आपको इसके लिए 25 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा, आप 25 लाख दीजिए, बाकी मैं लगाऊंगा और फिर हम इस पूरे मॉड्यूल में इन्वेस्ट करेंगे और फिर जो पैसा आएगा प्रॉफिट वो आप भी रखिएगा, मैं भी रखूँगा। जो बैंककर्मी महिला है वो पहले 4 लाख देती है और फिर कुछ दिनों बाद 20 लाख भी दे देती है, टोटल हो जाते हैं 25 लाख। अब कुछ समय बाद 25 लाख में कुछ लाख रुपए और जोड़कर जो पारगी है वो महिला को वापस कर देता है और बोलता है ये रहा आपका प्रॉफिट। वो ये ऐसा इसलिए करता है ताकि जो बैंककर्मी महिला है रचना, उसे ये विश्वास हो जाए कि ये जो बिज़नेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सही है, सामने जिस शख्स से मैंने बात की कृतार्थ से वो भी सही है, उसका जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो बिल्कुल सच्चा है। एक अच्छे तरीके से हम एक कंपनी खोल रहे हैं जिससे के थ्रू एक प्लेसमेंट कंपनी रहेगी, जिसके थ्रू हम जो यूथ है उनको नौकरी दिलवाएंगे विदेश में। अब ये बात थी 18 की, बिज़नेस का ये लोग प्लान करते हैं और सोचते हैं, लेकिन उसके बाद 19 आता है, 20 में फिर लॉकडाउन भी लग जाता है, जिसके बाद जो पारगी है उसके जितने रिजॉर्ट थे, जो होटल थे, उसमें मंदी आ जाती है, काम ठप बैठ जाता है, अब पैसे नहीं रहते। अब इसके बाद कृतार्थ मेहुल पारगी ये अपनी बीवी के साथ मिलता है, उससे बातचीत करता है, दोनों मिलकर प्लान करते हैं और फिर जो बिज़नेस प्लान इसने उस महिला को बताया था कि हम ऐसे ऐसे करके यहाँ के जो नौजवान हैं उन्हें प्लेसमेंट करवाएंगे, विदेशों में उनकी नौकरियाँ लगवाएंगे, वो सोचता है कि ऐसा कर उनसे पैसे ऐड कर हम अपने जो बिज़नेस हमारा डूब रहा है उसे फिर से उठा सकते हैं और ख़ुद भी जो पैसे हम इस बीच हमारे ठप बैठ रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे, कुछ भी हमारी इनकम नहीं है, एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद वो महिला से बोलता है कि एक काम करिए, अब आप मेरे पास ना कुछ कम से कम 14-15 लड़के लेकर आइए और ख़ासकर वो ऐसे हों जिन्हें थोड़ी इलेक्ट्रिक का काम आता हो, मैकेनिक हो, जो फ्रिज रिपेयर कर लें, एसी रिपेयर कर लें, उन्हें कार ठीक करनी आती हो, इस तरह के जो लड़के हैं जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है आप उन्हें इकट्ठा करिए, हम फिर उन्हें विदेशों में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। और अभी मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफ़र हैं दुबई और कनाडा से, वहाँ पर अगर आपके जानकार का कोई लड़का है या जो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें भेजेंगे तो 15 लाख पर एनम सैलरी पाएगा वो, और इतनी तो यहाँ मिलेगी भी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। लेडी को पहले ही प्रॉफिट के पैसे मिल चुके थे, उसे लगा सारी चीज़ें सही है, वो लड़कों का इंतज़ाम करना शुरू कर देती है, पता करती है, तो ऐसे बहुत सारे नौजवान आ जाते हैं जिन्हें विदेशों में नौकरी चाहिए थी। अब जब नौजवान आते हैं तो ये जो कृतार्थ मेहुल पारगी है, जो अपने आप को होटल का बता रहा था कि मैं मालिक हूँ और मेरे इतने होटल चलते हैं, मैं प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक हूँ,
वो बाकायदा होटल में ले जाकर उन लड़कों का इंटरव्यू लेता, उनसे इंग्लिश और फ्रेंच में बात करता ताकि इम्प्रेशन पड़ जाए। प्रॉपर तरीके से उनका टेस्ट लिया जाता। जैसे आप कभी इंटरव्यू देने जाएं तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाला आपसे कैसे सवाल पूछ रहा है। ऑफिस का जो पूरा ऑरा है वो देखकर आप समझेंगे कि हाँ कैसा यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे लोग हैं। आप एक बार उस चीज़ पर भरोसा कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से ये उन होटल में, बड़े बड़े होटलों में बुलाता था उन लड़कों को, उनका टेस्ट लिया जाता था, उनका रिज्यूमे देखा जाता था, इंग्लिश और फ्रेंच में ये बात करता था। ये करने के बाद फिर उनसे उनका पूरा डेटा लेता था कि आप ठीक है, अपना मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, जैसे हर कहीं मांगे जाते हैं कि आपने 12th पास की, 10th पास की, आपने कितना कहाँ काम किया है। ये सब करने के बाद जो लोग थे जिन्हें नौकरी की ज़रूरत थी, उन्हें लगता था कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद ये उनके सामने बोलता था कि देखिए आपने इंटरव्यू ठीक दिया है और आप पास हो गए हो, तो दरअसल अब आप ऐसा करिए कि मुझे 33,700 रुपये दे दीजिए। तो सामने वाले लड़के पूछते थे कि आप ऐसा क्यों मांग रहे हैं, पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ गई। तो बताता था कि देखिए आप पास तो हो गए हैं, लेकिन अब मुझे आपका वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए अर्जेंट पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, तो इतने पैसे तो लगेंगे, और फिर सरकारी काम है तो जल्दी से सब करवाने के लिए वेरिफिकेशन कहीं अटक गया तो कहीं ना कहीं मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे, और आप तो वहाँ जाएंगी, वहाँ आपकी 15 लाख की नौकरी तो लगी रही है। अब जो लड़के लोग थे वो सोचते थे कि हाँ बात तो सही है, जब जल्दी से पासपोर्ट बनवाना है, सब कुछ फटाफट करवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जो लोग थे वो इसलिए मान जाते थे। प्लस ये जो फ्रॉड है, ये जो फ्रॉड बिजनेसमैन है, ये बोलता था कि आप मुझे 5,060 रुपये और दीजिए बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि ये बनवाने में भी बहुत पैसा लगता है, इसके लिए भी आप मुझे इतने रुपए दीजिए। अब वो लोग ये भी पैसे दे देते थे, और साथ ही साथ ये बोलता कि इतना तो आपने दे दिया, अब आप मुझे अपनी 2 महीने की एडवांस सैलरी भी देकर जाएंगे, क्योंकि जब आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपकी जॉब तो लग जाएगी, हो सकता है आप मुझे बाद में पैसे ना दें, आप मुझे ही भूल जाएं, मैं ही आपकी नौकरी लगवा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको मुझे इतने पैसे भी देने होंगे। अब अगर हम सारा कैलकुलेट करें तो एक तरीके से 25 लाख रुपए ये एक शख्स से ऐंठ लेता था। इतना सब करने के बाद जो 35,000 लेता प्लस 5,000 अलग लेता, उनकी 2 महीने की सैलरी रखवाता, तो ऐसा करके 25 लाख रुपए किसी तरीके से बना लेता था कि इसके अकाउंट में वो पैसे आ जाए। यहाँ तक ये पूरा जो तरीका है, जो मॉड्यूल चलाने का, बिजनेस चलाने का, ये प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करता रहा और इसके अकाउंट में पैसों पर पैसे आते रहे। ऐसा करते करते इसने 42 लोगों को अपना शिकार बनाया। ना सिर्फ इंदौर बल्कि दिल्ली के भी बहुत से ऐसे नौजवान हैं, जयपुर के हैं, अहमदाबाद के हैं। इतने ये मेन इसके इलाके थे जहाँ ये टारगेट करता था और लोगों को फंसाता था, और इनको फंसाने के लिए इसने उस महिला बैंककर्मी के साथ टाई अप कर रखा था। लेकिन इस पूरे केस में जो महिला बैंककर्मी है वो खुद पीड़ित है, क्योंकि उसको भी इस पूरी चीज़ का पता नहीं था कि आगे जिन लोगों को मैं भेज रही हूँ प्लेसमेंट के लिए, उनके साथ क्या हो रहा है और कैसे उनके साथ धोखा किया जा रहा है। अब आप आगे ये भी समझिए कि इतना हो जाने के बाद लोगों को कैसे पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, कैसे ये चीज़ें सामने आई, कैसे ये पूरा केस खुलकर सामने आया, और कैसे पता चला कि जो मेहुल पारगी है और उसकी बीवी हैं वो नौजवानों के करियर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। देखिए, महिला तो आ गई, महिला इंदौर में जिस तरीके से काम कर रही थी, काम मजदूर अपने बैंक में जाकर रोज़ काम कर रही थी। आशा या सपना इस तरीके से बेचा गया कि सपने के मुताबिक आपकी नौकरी अगले 2 से 3 महीनों के अंदर लग जाएगी। जैसे ही फॉरेन मिनिस्ट्री से या विदेश मंत्रालय से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट से क्लियर होकर आ जाएंगे, आप विदेश फ़ौरन ही हवाई जहाज़ में बैठ के उड़ते हुए नजर आएंगे। सपना कुछ इस तरीके से बेचा गया। लेकिन सपना 2 महीने का कहा गया था, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5-5 महीने, 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड। अब लोगों ने फ़ोन कर करके परेशान करना शुरू कर दिया उस बैंक कर्मी महिला को, जिसके कहने पर इन्होंने इतने सारे पैसे लगाए थे कृतार्थ के, या जो टोपाज अपने खुद को डायरेक्टर बता रहा था। महिला भी परेशान की, अरे उसे तो प्रॉफिट मिल चुका था, उसे लग रहा था कि सब कुछ सच है। अब वो बार बार फ़ोन कर रही थी मालिक साहब को कि भैया बता दीजिए कि इनकी नौकरी कब तक लगेगी। तो 1-2 बार तो बहाने उसने किए कि नहीं, अभी ना मंत्रालय में फंसा हुआ है फाइल, वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी हो जाएगा। फिर 1-2 महीने का वेटिंग पीरियड हो गया। अब ऐसा करते करते 7 से 8 महीने हो गए, और जो सपना दिखाया गया था कि अगले से 1.5 से 2 महीने में आप विदेश जाते हुए नजर आएंगे, एडवांस ले लिया गया। कई लोगों ने खेत बेचकर अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसे दिए थे। वो सारे पैसे किसी को अता पता नहीं कहाँ गए, ना नौकरी लग रही है, ना वो विदेश जा पा रहे हैं। अब थक हार कर जो महिला बैंक कर्मी थी वो जयपुर जाती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई साहब रहते कहाँ हैं। अब भाई साहब कोई छोटी मोटी जगह रह भी नहीं रहते। भाई साहब जयपुर के आलीशान कॉलोनी में रहते थे। कहाँ है कॉलोनी वो भी बता देता हूँ।
विधानसभा है जयपुर की, उसकी बगल वाली गली में उनका घर था। आप समझिए कि ये उस इलाके में घर लेना कोई आम बात नहीं है। विधानसभा के अगली गली में घर लेना, वो भी एक आलीशान कोठी है। मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूं, उसकी घर में कितने रुपए का राशन आता है आपको पता है? 60,000 रुपये का राशन आता है और 25,000 रुपये के बच्चों के डायपर आते हैं। 60,000 रुपये मियाँ बीबी रहते हैं, उनका राशन महीने का 60,000 रुपये, 25,000 रुपये बच्चों का डायपर। इतना तो उनका सिर्फ खर्च है घर चलाने का, जो कोठी जिस कोठी में वो रहते थे। खैर, ये तो बात हुई उनके घर की। लेकिन जब महिला पहुंचती है तो महिला पूछती है कि अरे आपने तो वादा किया था क्या, तो फिर भी वो आनाकानी करता है। अब होता यूँ है कि जिन लोगों ने पैसे लगाए थे वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनको धौस देता है। धौस ये देता है कि अरे तुम जैसे लोग तो कई लोग आते जाते रहते हो, मैं कई IAS IPS को जानता हूँ जो तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे। अब लोगों को डर भी लगता। अब क्योंकि जिस तरीके से वडिता ने बताया आपको कि होटलों में मीटिंग क्या करता, अब मैं जितने भी युवा जिस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले समझिए कि सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना दिखाकर कोई आपको आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है वो बेहद ही गलत है। इसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ थी, जितनी भी गाड़ियों से ये होटल जाया करता है, कहीं भी बाहर घूमता, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा रहता। अब क्योंकि होटल में जाके बात कर रहा है, सूट बूट पहन के आया है बाकायदा AC के कमरे के अंदर, वहाँ पे नॉर्मल लोग जो AC मैकेनिक हैं, सफाई कर्मी हैं, तो उनको लगता है यार ये बहुत बड़ा आदमी है। देखिए, बड़ा आदमी 2-4 इंग्लिश बोल देने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। सब गांव से, हम लोग भी सब गांव से आए हैं कई शहरों में, 2-4 वर्ड कोई किसी ने इंग्लिश सीख ली तो आपको लगेगा कि पढ़ा लिखा है। ऐसी गलतफहमी कभी मत पालिए। कोई आपसे अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, कभी छोटा मत समझिए। आपको जिस लैंग्वेज में आपको बात करनी है बात कीजिए। अपने आप को कम आंकना, और कोई आपसे बात कर रहा है, जिसने इंग्लिश में बात कर ली, फ्रेंच में बात कर ली, तो वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई अगर आपसे बात करता है, आप अपनी बात खुलकर बोलिए। अब यहाँ पर भी जो यही काम करता है वो कहता है कि अरे मैं IAS IPS को जानता हूँ, इंग्लिश में बातें करने लगता, तो लोगों को लगता है कि शायद ये सही बोल रहा है, क्योंकि अक्सर हमारे देश में ये समझा जाता है कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, सच्चे होते हैं। लोग फिर से थोड़े से डरते तो सहमते हैं, लेकिन कुल 60 लोग तैयार होते हैं और मिलकर FIR दर्ज करवाते हैं। जब FIR दर्ज करवाते हैं तो पता लगता है कि पुलिस तो पहले अरेस्ट करने से बार-बार बच रही थी, लेकिन जो महिला बैंक कर्मी थी, 2020 में भी इसने ED से लेकर कई पुलिस वाले महकमे में जाके इसकी कंप्लेन दर्ज करवाई, लेकिन पता नहीं क्यों इसका अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो उस महिला बैंक कर्मी, दैनिक भास्कर ने जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि महिला बैंक कर्मी का दावा था कि इस शख्स का बड़े बड़े अफसरों से कुछ ऐसा नाता था कि इसके जो केस होते थे रफा दफा तुरंत हो जाते थे। किसी को समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। थक हार कर जब कई लोग साथ मिलकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाया जाए, तब जाके साथ कोई पुलिस एक्शन ले। अब FIR तो दर्ज हो गई, ये लोग भी उसके घर पे जा के थक चुके थे। उन्होंने देखा कि इसके घर का तो आलीशान है, हर गाड़ी के बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार लिखा हुआ है। यहाँ तक कि जब भी ये दिल्ली घूमने आता, किसी छोटे मोटे होटल या कहीं घर पे नहीं रुकता, ये किसी बड़े नेता के घर पर आकर रुका करता। अब जैसे ही जो लोगों के बीच में ये सब बातें उनको समझ में आ रही थी, उनको समझ में आ गया कि ये चीज़ें कोई बहुत बड़े लेवल की हैं, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर ये सारा काम नहीं कर सकते हैं। पुलिस एक्शन में आती है तो जब बीवी है, अब बीवी पिक्चर में आती है। पिक्चर में आने से मतलब बीवी सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति को बचाने के लिए जो पैसे हैं, मैं अब पैसे लोगों को देना शुरू कर देती हूँ। तो होता यूँ है कि इनके पता लगते हैं 8 से ज़्यादा अकाउंट है। HDFC में अकाउंट है, एक्सिस बैंक देहरादून में अकाउंट है, दिल्ली में भी HDFC अकाउंट है और जयपुर में एक एक्सिस बैंक में अकाउंट है। ऐसे अलग अलग कई शहरों में इनके अकाउंट्स हैं। पता लगा कि 20 लाख रुपए से लेके 2-2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे थे इनके बैंक खातों में। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो क्यों ED की नज़र नहीं पड़ी, क्यों इनकम टैक्स वालों की नज़र इस पर नहीं पड़ी। अब जब बात आई कि ये कई बार ये कहते हैं कि देखिए भैया, हमने आपसे लोन लिया है, हम आपको पैसे दे देंगे। मामला शांत करने के लिए ये बाकायदा चेक दे दिया करते। चेक देके ये कहते हैं कि भैया चेक ले लीजिए, चेक पास कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। 3 बार चेक बाउंस बैक हो गया। अब आपको पता है कि हमारे देश में अगर चेक बाउंस बैक होता है तो उसमें जेल जैसी सज़ा का प्रावधान भी है। 3 बार ये जो चेक था बाउंस हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब भी चेक देते तो लोग शांत हो जाते, उनको लगता है कि पैसे अब आ जाएंगे। बार बीवी यही चीज़ कर करके अपने पति को बचाते हुए जा रही थी। अब एक दिन ये हुआ यूँ कि इसने 64 लाख रुपए का कोई घोटाला किया था दिल्ली में किसी बिजनेसमैन के साथ, तो वहाँ पे इसकी सुनवाई होने जा रही थी।
अभी सुनवाई होते होते इंदौर के किसी बिजनेसमैन के साथ भी इसने धोखाधड़ी की थी, तो ये चुपचाप मुंह पर कपड़ा बांधकर इंदौर में ये जा रहा था ताकि वहां पर जाकर ये सरेंडर कर सके या अपनी गवाही पेश कर सके। लोगों को भनक लग जाती है, लोग जाकर पुलिस थाने में दबाव बनाते हैं कि जाके भैया देखिए उसको अरेस्ट कीजिए, वो इंदौर आ चुका है, आपके बगल वाले कोर्ट में जाके सरेंडर करने आ रहा है, आप जाके उसे अरेस्ट कीजिए। तब जाकर पुलिस इसे अरेस्ट करती है और पूरी कुंडली तब जाकर खुलना शुरू होती है। अगर बात करें कि जिस तरीके से इसके पहले भी कई सारे इसके मामले थे जो कोटा में ये अरेस्ट हो चुका था, तो वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये जो 8 साल पहले भी जो कोटा में क्यों अरेस्ट हुआ था और किस तरीके से बीवी ने इसकी मदद की थी। दरअसल कोटा वाला जो केस है उसमें भी ये यही प्रोसेस करता था, लोगों को ठगता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, उनको पहले जॉब का ऑफ़र देता था कि भाई आपको इतना इतना फला फला रुपए मिलेंगे, आप ऐसा करिए और पैसे कमाइए, भरपूर पैसे कमाइए। अब लोगों को समझ में आ चुका था, वहाँ के जितने लोग थे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठगे गए तो उन्हें समझ में आ गया कि सामने वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें कोई पैसे मिलने वाले नहीं, और तो और अगर हम इसे पैसे दे रहे हैं तो हमारे पैसों की बर्बादी है, हमारे पैसे एक तरीके से हमसे लूटे जा रहे हैं। इसी केस में लोग इसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं धोखाधड़ी की, तब इसे पकड़ा भी जाता है और वहाँ पर इसने कई लोगों को ये बोला कि मुझे कैंटीन खोलनी है, तो कैंटीन खोलने के नाम पर भी इसने लोगों को ठगा। बिजली सप्लाई करने के नाम पर कभी किसी से 80,000 दुकान के में बोला कि कोई बड़ी चीज़ आने वाली है, मुझे मिठाई बनानी है तो इसलिए आप मुझे इतने रुपए दे दीजिए, ऐसा ऐसा करके इसने पैसे लिए। अब यहाँ पर जब कैंटीन के ठेके वाली बात आई तो एक अहम बात ये कि जो इसकी बीवी है जिससे इसकी शादी हुई वो भी इसे इसी तरीके से मिली, इसी के ज़रिए मिली। दरअसल अहमदाबाद में एक वक्त में रहा करता था, वहाँ पर इसका एक छोटा सा होटल भी था और वहाँ पर आसपास में जो काम होते हैं, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गई, वहाँ पर ये कैंटीन का ठेका लेता था। अब उसी ठेके के चक्कर में जो कैंटीन का ठेका लिया करता था, प्रेरणा नाम की लड़की से मिलती है, दोनों में बातचीत होती है, फिर प्यार भी हो जाता है। दोनों लिव इन में रहते हैं और लिव इन में रहने के बाद इन्हें लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं और शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक था। फिर 2018 में एक महिला से मिलता है, ऑफ़र देता है कि हम एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो इसकी बीवी है वो भी इसका साथ दे देती है और मिलकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं। और इस पूरे केस में जब जितने भी जो गवाह हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जब उनसे बात की गई तो उनका यही कहना है कि कितनी जुगत करके उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे, उन्होंने अपने मकान गिरवी रखे, किसी ने अपनी गोल्ड की रिंग बेच दी, सिर्फ लोगों को लगा कि ये जो सामने वाला है ये हमारी मदद करेगा, मददगार है, ये हमें नौकरी दिलवा रहा है, हमारा करियर है सेट हो जाएगा, हमारे परिवार को कुछ पैसे मिल जाएंगे। और इसी चक्कर में उन लोगों ने अपनी ज़मीन बेची, अपने सारे सामान बेच दिए, अपना मकान तक गिरवी रख दिया और इसको पैसे मुहैया कराए। और उसके बाद इस शख्स ने, इस फ्रॉड ने उन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। इसके अलावा एक पीड़ित और है जिसका नाम कंचन है, जो AC रिपेयर करने का काम करता है और एक होटल में इससे मिला था। वहाँ पर इसने उसे देखा कि हाँ AC वगैरह ठीक कर रहा है, तो उसे भी अपनी बातों में लगा लेता है। उसे बोलता है कि क्या तुम विदेश में जॉब करना चाहते हो, यहाँ पर कितना कमा लेते हो। वो बताता है कि देखिए इतनी इतनी मिल जाता है, महीने का इतना आ जाता है, एक दिन का अगर मैं लगाऊँ, कहीं इधर से शिकायत आ गई, कहीं कंप्लेन आ गई तो ठीक करने जाता हूँ, कुल मिलाकर वो एक रकम बताता है कि मुझे इतना मिलता है। अब ये जो कृतार्थ है ये उसे बताता है कि देखो तुम यहाँ पर इतना कमा रहे हो, मैं तुम्हें इससे तिगुना या चौगुना दे सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मान लो। पूरी डील बताता है, सारी चीज़ें उसे समझाता है कि आपको विदेश में मैं नौकरी लगवा दूंगा और फला फला चीज़ें आपको करनी होगी और साथ ही कुछ इतने रुपए देने होंगे। जो कंचन नाम का युवक है वो मान जाता है, वो उसकी बात में हामी भर देता है, उसे पैसे भी दे देता है। इसके बाद जिस तरीके से महिला ने पता लगाया, जो इंदौर से जयपुर गई, फिर पता लगाती है कि आखिर माजरा क्या है, ठीक उसी तरीके से जो ये शख्स था ये बार बार उसके जितने जानने वाले थे उनसे कॉल करवाता है इसको, कृतार्थ को। तो कृतार्थ हर बार कॉल पर यही बोलता है कि अरे हो जाएगा, दरअसल सरकारी काम है तो वहाँ से अटका हुआ है, ऑफिस से अटका हुआ है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट अधूरे थे, एक बार फिर से भेज दो। ये सारी चीज़ें वो बार बार कहता है। अब जो कंचन है वो थक हार जाता है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो वो खुद से इसे फ़ोन करता है। फ़ोन हो जाने के बाद कई बार वो बात भी करता है जो कृतार्थ है वो उससे, लेकिन बार बार उसको भी यही चीज़ बोलता है कि देखो ऐसी चीज़ है कि मैंने बात कर ली है, तुम्हारा पासपोर्ट ज़रा अटक गया है, उनको वेरिफिकेशन में कुछ डाउट है, इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। महीने बीतते गए, कुछ 6 महीने बीत गए, साल भी बीतने को आया, तब जो कंचन है उसे समझ में आया कि अब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, कितना दिन मैं वेट करूं, इतना तो पासपोर्ट किसी का भी बन जाता है। वो फिर से उसे कॉल करता है, उसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठाता और एक बार उठाता भी है तो सीधे उसे धमकी दे देता है
कि जो मैंने पैसे लिए वो मेरे पास ही रहेंगे, तुझे जो करना है कर ले, मैं बड़े बड़े डीएम को जानता हूँ, आईएएस अधिकारियों को जानता हूँ, तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब जब इस तरीके की स्टेटमेंट सामने से आती है तब कंचन को पता लग जाता है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा था, इसने जो भी मुझसे पैसे लिए वो एक तरीके से इसने फ्रॉड किया। फिर वो पता लगाता है कि क्या और लोग भी इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए हैं या फिर मेरी तरीके से कुछ और लोग भी पीड़ित हैं। जब वो इस चीज़ की पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके जैसे और भी 40 से ज़्यादा लोग हैं जिसे ये जो फ्रॉड है, जो अपने आप को बिजनेसमैन बताता है, वो ठग चुके हैं। और इसके बाद वो भी जाकर पुलिस में इस पूरे केस की एफआईआर है वो दर्ज करवाता है और फिर पुलिस एक्टिव होती है और जो महिला रिपोर्ट दर्ज करवाती है वो भी, और साथ ही साथ दिल्ली में भी इसके खिलाफ जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई गई थी क्योंकि इसने दिल्ली के भी एक युवक को ठगा था और उसके बाद उस लड़के ने भी जाकर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज कराने उस वक्त तो दिल्ली में ही था, लेकिन जैसे पुलिस पकड़ने गई वो फरार हो चुका था और इंदौर जा चुका था। और बाद में कड़ी मशक्क़त के बाद जब वो कोर्ट में जमानत के लिए जा रहा था इंदौर, तब इंदौर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अब देखिए, आखिरी बात जो हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं, जितने भी युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, देखिए कोई कोट पैंट टाई पहन के आपसे बात करे, इंग्लिश में बात करे और आपने नॉर्मल से कपड़े पहने हो तो आपको लगेगा कि वो बड़ा आदमी है। नहीं, आप अपनी बात साफ से रखिए। जितनी भी ये जो केस हमने अभी आपको बताया, जितने भी लोग थे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कब चालू किया? जब इनके पैसे फंस चुके थे। पैसे देने से पहले अगर ये इन्वेस्टिगेट करती कि क्या ये टोपाज ने कितने लोगों को पहले नौकरी लगवाई है अपने स्तर पर। अब देखिए, जब जो आपस में लोग मिल रहे हैं, 40-50 लोग साथ मिलकर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, अगर इन लोगों ने पहले ही जांच पड़ताल कर ली होती तो ये नहीं फंसते। क्यों ये सब फंसते क्यों हैं? देखिए, फंसते इसलिए कि हमारे देश में ना सपना बेचना बहुत ज़्यादा आसान है। होटल में बैठकर अंग्रेजी बोल देने भर से और आपको लगेगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे। कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है, कोई परफ्यूम लगा के आया तो हमने गंदे कपड़े पहने। नहीं, याद रखिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई अगर आपको बोले कि मैं आपके इतने इतने पैसे लगा दूंगा, भैया कैसे लगाओगे आप अगर वो इतना ही पैसे कमा लेता तो खुद इतना अमीर करोड़पति नहीं बन चुका होता। तो ये जो शख्स आपको कोई सपने बेचते हैं उसकी जांच पड़ताल आप पहले कर ले, पैसे देने से पहले। पैसे देने की पड़ताल करेंगे तो आप फंस चुके हैं। जिस तरीके से 50 से 60 लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी की, पैसे देने का नाम नहीं ले रहा। और जो ये लोग होते हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं, इनकी जान पहचान छोटे मोटे लोगों से नहीं होती, इनकी जान पहचान बड़े से बड़े लोगों तक होती है। जिस तरीके से इसने कहा कि आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारियों को जानता है, क्योंकि इस पर पहले भी केस हो चुका था लेकिन फिर भी जेल नहीं जा रहा था। तो समझिए कितना बड़ा नेक्सस है। जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पे कई पावरफुल लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो अपना पैसा आपकी जिम्मेदारी है, जांच पड़ताल करके ही आप कहीं पर पैसा डालें। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।